Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's gynecological and maternal health care questions. Question number 1 is, if due to infection the ovaries of the female is removed by the surgical procedure, which of the following term used by the nurse for this surgical procedure? एक महिला की ओवरीज को इन्फेक्शन होने के कारण सर्जरी के द्वारा काट कर हटा दिया गया है। नर्स इस सर्जिकल प्रोसीजर को निम्न में से किस मेडिकल टर्म के द्वारा व्यक्त करेगी? ऑप्शंस आर ए हिस्टेरेक्टोमी, बी ऑफ्रेक्टोमी, सी ऑफ्राइटिस और डी सेल्फनेक्टोमी। Correct option is option number B, that is ऑफ्रेक्टोमी। ओवरी में इन्फ्लेमेशन होने को ऑफ्रोआइटिस टर्म के द्वारा तथा ओवरीज को सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा काट कर अलग करने को ऑफ्रेक्टोमी टर्म द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होने को सेल्विगाइटिस के द्वारा तथा इनको सर्जिकल प्रोसेस से काट कर अलग करने को सेल्फिगेक्टोमी कहा जाता है। इसके अलावा यूट्रस को सर्जरी के द्वारा काट कर अलग करने को हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। Next question is, if a nurse is giving health education about the breast self-examination to the female after the hysterectomy operation, which of the following BSE means breast self-examination is the most appropriate instruction? एक नर्स एक महिला को हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन दे रही है। निम्न में से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा? ऑप्शंस आर ए 7 to 10 days after menses, बी at ovulation time, सी at a specific day of the every month और D just before menses begins. Correct option is option number C, that is at a specific day of the every month. महिला के द्वारा हिस्टेरेक्टोमी के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रत्येक माह सेम डे किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए व डी गलत आंसर हैं, क्योंकि जिस महिला ने हिस्टेरेक्टोमी करा रखी है उसमें एमसी नहीं आएगी और ओव्यूलेशन टाइम भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि हिस्टेरेक्टोमी के बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is correct according to the FSH और LH? निम्न में से FSH और LH के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस आर ए FSH and LH are released from the anterior pituitary gland, B FSH and LH are secreted by the adrenal glands, C FSH and LH stimulate the formation of milk during pregnancy, D FSH and LH are secreted by corpus luteum of the ovary. Correct option is option number A, that is FSH and LH are released from the anterior pituitary gland. हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के प्रभाव से एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा लगभग 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिनमें 3 प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। फर्स्ट इज FSH, फुल फॉर्म इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह ग्राफियन फॉलिकल की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। सेकेंड हार्मोन इज LH, फुल फॉर्म इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह ओव्यूलेशन व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। थर्ड हार्मोन इज
LTH फुल फॉर्म इज लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, इसे प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट कॉमन एरिया फॉर कैंसर इन फीमेल इज दी। ऑप्शंस आर ए यूरिनरी ब्लैडर, बी cervix, C ovaries और D fallopian tube. Correct option is option number B, that is cervix. फीमेल बॉडी में विकसित होने वाले कैंसर की सबसे कॉमनेस्ट साइट यूटेराइन सर्विक्स होती है और इसका कंफर्म डायग्नोसिस कोल्पोस्कोपिक एग्जाम के द्वारा किया जाता है। सर्विकल कैंसर के बाद फीमेल बॉडी में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ फीमेल LMP इज 19 September 2005, according to the Nagel's rule, what is the EDD, means accepted date of delivery? एक महिला की LMP 19 सितंबर 2005 है। नगेल्स रूल के अनुसार महिला की EDD कितनी होगी? ऑप्शंस आर ए जुलाई 26, 2006, बी जून 12, 2007, सी जून 26, 2006 और डी जुलाई 12, 2007. Correct option is option number C, that is June 26, 2006. निगेल्स रूल मुख्यतः उस महिला पर लागू होता है जिसका पीरियड नियमित रूप से 28 दिन का होता है। इस नियम के अनुसार अंतिम रजोधर्म समय यानी LMP के पहले दिन से 7 दिन जोड़कर एवं 3 महीने पीछे की ओर गिनकर या 9 माह आगे की ओर गिनकर प्रसव की अनुमतित तारीख यानी EDD के बारे में मालूम किया जाता है। अतः इस नगेल्स रूल के अनुसार महिला की EDD 26 जून 2006 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ नर्स इज डूइंग assessment of a female who may be pregnant. Nurse is checking the probable sign of pregnancy. Which of the following is the probable sign? एक नर्स एक महिला का असेसमेंट कर रही है जो कि शायद प्रेग्नेंट है। नर्स महिला में प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन को चेक कर रही है। निम्न में से प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस आर ए बैलोटेड मैन, B. Braxton Hicks contraction, C. Chadwick's sign, D. Uterine enlargement, E. Outline of fetus via radiography or ultrasound, or F. that is fetal heart rate detected by a non-electronic device. Correct options are A, B, C, D. प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन अनेक होते हैं जिसमें प्रमुख नियम है ए यूटेराइन एनलार्जमेंट, बी हैगर्स साइन और सॉफ्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट अबाउट 6 वीक, सी गॉडल साइन softening of the cervix about after 1 month, D is Chadwick sign, bluish coloration of the mucous membrane of the cervix, vagina and the vulva about 6 weeks. E is ballotment, F is Braxton Hicks contraction, G is positive pregnancy test आदि। शेष ऑप्शन E और F वाले साइन मुख्यतः प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन न होकर पॉजिटिव साइन होते हैं। Question number 7 is the findings during the pregnancy like morning sickness, nausea and vomiting etc. disappear after how much of time period?
निम्न में से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग आदि फाइंडिंग लगभग कितने समय बाद डिसअपेयर हो जाती है? ऑप्शंस आर ए आफ्टर 2 months, बी आफ्टर 3 months, सी आफ्टर 4 months और डी आफ्टर 5 months. Correct option is option number B, that is 3 months. अर्ली प्रेगनेंसी में हार्मोन लेवल में काफ़ी परिवर्तन होता है, जिससे महिला में मुख्यतः मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग आदि की शिकायत हो जाती है। इसके लिए क्रोनियोकाइन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल जिम्मेदार होता है। यह प्रॉब्लम लगभग 3rd माह के अंत तक अपने आप समाप्त और डिसअपेयर हो जाती है। यदि HCG का लेवल ज़्यादा हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी यह रह सकती है। यह स्थिति हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is performing an assessment of a pregnant woman who is at 28 weeks of gestation. The nurse measures the fundal height in centimeters. They accept the finding to be which of the following? Options are A 40 centimeter, B 36 centimeter, C 30 centimeter or D 22 centimeter. Correct option is option number C, that is 30 centimeter. 18 से 30 वीक के दौरान फंडल हाइट फीटस की एज में वीक्स की संख्या में 2 सेंटीमीटर प्लस अथवा माइनस होती है। अतः 28 सप्ताह की गर्भ अवस्था में फीटल हाइट 28 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर होगी। सामान्यतः 16 सप्ताह की एज पर फंडल लगभग सिम्फेसिस प्यूबिस और एम्ब्लिकस के मध्य में और 20 से 22 सप्ताह फंडस लगभग एम्ब्लिकस पर तथा 30 वीक्स पर फंडस लगभग सिफॉइड प्रोसेस पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A newly pregnant woman is of average height and weights. Her nutritional planning should include. Options are A. An increase in calorie intake to 2800 calories per day. B. An increase to 1800 to 2000 calories per day. C. A decrease in fat and protein consumption. Or D. A decrease to 1000 calories per day. Correct option is option number B, that is an increase to 1800 to 2000 calories per day. एक गर्भवती महिला के लिए डाइट में ऊर्जा 1800 से 2000 कैलोरी पर डे के अनुसार आवश्यक होती है। यदि कैलोरीज इनटेक में 1000 कैलोरीज पर डे होती है तो वेट में कमी आ जाएगी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान स्वीकार्य नहीं होती है। इसके अलावा फैट व प्रोटीन की मात्रा में भी कमी भी अस्वीकार्य मानी जाती है। सामान्यतः ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं को कैलोरी इनटेक 2800 कैलोरीज पर डे के हिसाब से आवश्यक होती है। Question number 10th is, during the second trimester of the pregnancy in human female, which of the following changes takes place in hematological system? प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान महिला के हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में निम्न में से कौन सा एक मुख्यतः चेंज होता है? ऑप्शंस आर ए डिक्रीज इन WBC, B. Decrease in ESR, C. Increase in blood volume or D. Increase in hematocrit. Correct option is option number C, that is increase in blood volume. प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर दौरान ब्लड वॉल्यूम में वृद्धि लगभग
50% होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के एंटीपार्टम पीरियड में WBC वैल्यूज़ स्थिर रहती है। सामान्यतः हीमोडाइलेशन के कारण हेमाटोक्रिट लेवल कम हो जाता है और प्लाज्मा प्रोटीन में कमी के कारण ESR वैल्यू में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A first trimester pregnant lady report during her parental checkup about the thin and colorless vaginal drainage. During this time, how nurse should respond to this condition? एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली गर्भवती महिला पेरेंटल चेकअप के दौरान शिकायत करती है कि उसके थिन व कलरलेस वेजाइनल ड्रेनेज होता रहता है। ऐसी कंडीशन में नर्स को निम्न में से किस प्रकार का रिस्पॉन्स करना चाहिए? ऑप्शंस आर ए द वेजाइनल डिस्चार्ज मे बी बॉदरसम बट इट इज़ द नॉर्मल अक्रेंस। बी to come to the clinic immediately. C. To report to the emergency room to the maternity center immediately. Or D. All of the above. Correct option is option number A, that is the vaginal discharge may be bothersome but is a normal occurrence. प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ल्यूकोरिया हो जाता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाएं में थिन व कलरलेस येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज लगभग पूरी प्रेगनेंसी के दौरान निकलता रहता है, जिससे महिला अक्सर परेशान हो जाती है। सामान्यतः ऐसी स्थिति में हेल्थ केयर क्लिनिक में इमीडिएटली रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वुमेन्स prenatal history is defined by the word gravida 4 and para 2. What is the meaning of these words? एक महिला की प्रीनेटल हिस्ट्री को ग्रेविडा 4 और पैरा 2 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। निम्न में से इनका अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस आर ए A woman has been pregnant 4 times and had 2 miscarriages. B. A woman has been pregnant 4 times and had 2 live born child. C. A woman has been pregnant 4 times and had 2 cesarean delivery. D. A woman has been pregnant 4 times and had 2 spontaneous abortions. Correct option is option number B, that is a woman has been pregnant 4 times and had 2 live born children. Gravida का अर्थ the number of times a woman has been pregnant और पैरा का अर्थ the number of viable children होता है। अतः 4 बार प्रेग्नेंट होने पर ग्रेविडा 4 तथा 2 जीवित संतान होने पर पैरा 2 लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ स्टिल बोर्न इन्फेंट। द नर्स इज अवेयर दैट अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैन बी ऑर्डर्ड फॉर दिस वुमेन टू। ऑप्शंस आर ए मेजर ऑफ फीटल एक्टिविटी, बी determine lung maturity, C measure the well-being of the fetus, or D show the effect of contraction of fetal heart rate. Correct option is option number A, that is measure the fetal activity. गर्भवती महिला में फीटल एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा फीटस के पीरियोडिक मूवमेंट को निर्धारित किया जाता है, लेकिन यह परीक्षण लंग्स मैच्योरिटी, शो कॉन्ट्रैक्शन अथवा न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को डिटरमाइन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is recognized as teratogens? Options are A. Rubella, B.
dental x-rays, C. scarlet fever, or D. coronary heart disease? Correct option is option A, that is rubella. ऐसे पदार्थ जो कि फीटस में टेराटोजेनेसिस की प्रक्रिया को उद्दीपित करते हैं तथा जिसके कारण फीटस में कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, टेराटोजन कहलाते हैं। टेराटोजन को मॉन्स्टर फॉर्मर भी कहा जाता है। सामान्यतः रूबेला एक नॉन टेराटोजन होता है, मतलब इसके प्रेगनेंसी के दौरान अटैक होने पर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकता है, जबकि एक्सरेज को भी टेराटोजन माना जाता है, जो कि रूबेला के बाद दूसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज a pregnant woman has been diagnosed are being preeclamptic. The physician orders MgSU4 is used in the management of preeclampsia for. Options are A. sedation, B. fetal lung protection, C. prevention of seizure, or D. prevention of uterine contraction. Correct option is option number C, that is prevention of seizures. MgSU4 एक प्रकार की एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती है, इसलिए प्री एक्लैम्प्सिया मेडिकल प्रेगनेंसी के प्रबंध में सीजर को रोकने के लिए MgSU4 का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः फीटल लंग प्रोटेक्शन और मैच्योरिटी के लिए बेथमेंसॉन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। शेष ऑप्शन वाले प्रभावों से MgSU4 ड्रग्स का कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन? निम्न में से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? Options are A. congenital defects, B. germ plasma defects, C. unresolved stress, or D. physical trauma. Correct option is option number B, that is germ plasma defects. लगभग 75% स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मुख्य कारण जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट और एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट्स होता है, और यह मुख्यतः लगभग 8 से 12 हफ्तों के जेस्टेशन एज के बीच होता है। शेष वाले ऑप्शन कॉजेज में परिणाम स्वरूप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स ड्यूरिंग द लेबर taking care of mother. Which of the following assessment findings is the signal of starting the second labor stage in mother? एक नर्स प्रसव के दौरान मदर की देखभाल कर रही है। निम्न में से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग्स के द्वारा नर्स यह सुनिश्चित करती है कि मदर में लेबर की सेकेंड स्टेज प्रारंभ हो चुकी है? ऑप्शंस आर ए. द सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली, B. the contractions are regular, C. the woman begins to expel clear vaginal fluid, or D. the membranes are ruptured. Correct option is option number A, that is the cervix is dilated completely. लेबर की सेकेंड अवस्था, जिसमें सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन से प्रारंभ होती है और नियोनेट के जन्म के साथ ही एंड हो जाती है। शेष ऑप्शन सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन के बाद प्रकट होते हैं। सामान्यतः प्रसव की 4 स्टेज होती हैं। नियोनेट के जन्म से लेकर प्लेसेंटा की डिलीवरी तक की लेबर की 3rd स्टेज होती है और उसके बाद प्रसव की 4th स्टेज प्रारंभ हो जाती है। Next question is, after the vaginal delivery, umbilical cord and the blood is flowing through the vagina. According to the nurse, this process is called.
वजाइनल डिलीवरी के बाद वजाइना से एम्बिलिकल कॉर्ड व एक ब्लड की धार निकलती हुई दिखाई देती है। नर्स के अनुसार यह निम्न में से कौन सी प्रोसेस होती है? ऑप्शंस आर ए यूटेराइन एटॉमी, बी प्लेसेंटल सेपरेशन, सी हेमेटोमा और डी प्लेसेंटा प्रेविया। Correct option is option number B, that is placental separation. न्यूबॉर्न की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद वेजाइना से प्लेसेंटा व एक ब्लड की धार बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। इसका मुख्य कारण यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से प्लेसेंटा लगभग 10 से 15 मिनट बाद अपने आप सेपरेट होकर अलग हो जाना होता है। Question number 19th is, which of the following fetal position or presentation is the best for birth? Options are A. Frank breech position, B. Transverse position, C. Vertex position or D. Shoulder position. Correct option is option number C, that is vertex position. गर्भवती महिला में फीटस के द्वारा डिलीवरी के लिए बर्थ कैनाल से गुजरने के लिए वर्टेक्स पोजीशन सबसे अच्छी व अनुकूल पोजीशन होती है। शेष ऑप्शन ए, बी व डी में फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट क्रमशः बटलॉक्स, हैंड एंड शोल्डर होते हैं। इसकी डिलीवरी बहुत ही कठिन और डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। Next and the last question of this video is, which of the following is the most important laboratory test of the female admitted in the labor and delivery unit? निम्न में से लेबर एंड डिलीवरी यूनिट में भर्ती होने वाली महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस आर ए HB एंड ब्लड टाइप, बी कैल्शियम, सी आयरन और डी O2 saturation. You guys have to comment this answer on the comment section. I will tell this question explanation tomorrow. That is all for today's video. Hope you all enjoy it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel, and don't forget to comment down below your particular topic you want me to make the next video. Thank you.